नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी की क्लास की सीरीज में हमारी जो क्लास है दूसरी क्लास है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और आप कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग इकोनॉमी से संबंधित बेसिक चीज़ों को समझे हुए हैं, सीखे हुए हैं, नॉर्मल चीज़ों को समझे हुए हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, माइक्रो स्टडी क्या होता है, माइक्रो स्टडी क्या होता है, मीसो स्टडी क्या होता है, ये सब समझा गया, बेसिक चीज़ों को समझा गया है। अब इसके आगे हम सबसे पहले आ जाते हैं कि हम आपको पिछली क्लास में बताए हुए थे कि इकोनॉमिक मॉडल ढेर सारे होते हैं, जैसे कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, ये सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमी के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ों को और बता देना चाहते हैं। कल की क्लास में जो है आपको बताया गया था कि किसी भी देश, राज्य, किसी क्षेत्र विशेष में मौजूदा आर्थिक समस्याओं को जो है उसका अध्ययन करके वहाँ पर संसाधनों का वितरण करके जन कल्याण किया जा सकता है। उसके आगे और भी थोड़ी सी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा और आप चीज़ों को लिखते रहिएगा। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप इसका शॉर्ट नोट बना भी सकते हैं। तो मैंने कल बताया था कि क्षेत्र विशेष में जो है आर्थिक समस्याओं का आकलन कर, आर्थिक समस्याओं का आकलन कर, आकलन कर वहां पर संसाधनों का आवंटन करके, संसाधनों का आवंटन कर संसाधनों का आवंटन कर जन कल्याण किया जा सकता है। ठीक है, तो संसाधनों का आवंटन करने का मतलब होता है यदि कोई जल की समस्या है, जल को उपलब्ध करा दी जाए। देश में वाहनों के चलने के लिए कच्चा तेल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं, डीजल नहीं, उसको उपलब्ध कराया जाए। ईंधन नहीं बन पा रहा है, ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, यूरेनियम मंगा करके ईंधन बनाया जाए। अन्य तरीकों से भी ईंधन का निर्माण किया जाए। या कोई और वस्तु जो लोगों के लिए जरूरी है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी पूर्ति करा देना ही होता है आवंटन। ठीक है, उसमें से देखिए संसाधनों में ढेर सारी चीजें आ जाएंगी। पूंजी भी जो होता है, कैपिटल जो होता है, इकोनॉमी की भाषा में हम पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो होता है वो भी एक प्रकार का संसाधन ही होता है। ठीक है, तो अब बात समझिए, संसाधनों का आवंटन करके वहां पर जन कल्याण हो सकता है। तो जन कल्याण के लिए जरूरी है संसाधनों का आवंटन। अब देखिए यहाँ पर दो समस्या आ जाती है। किसी भी देश में दो समस्याओं का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल रूप से होता ही होता है। तो एक समस्या हो सकती है संसाधनों की ही कमी हो, संसाधनों की कमी। दूसरा हो सकता है कि उचित आवंटन न होना, आवंटन न होना, संसाधनों का उचित आवंटन न होना। ठीक है, ये दो कमियां हैं, ये किसी भी देश में हो सकते हैं। हो सकता है ये कमी कि किसी देश में दोनों में से कोई कमी ना हो। तो अगर किसी क्षेत्र विशेष में इन दोनों कमी में से कोई कमी नहीं है तो वो देश विकास करेगा, आर्थिक विकास को प्राप्त करेगा, आर्थिक समृद्धि वहां पर होगी। और किसी देश में हो सकता है दोनों समस्याएं विद्यमान हो सकता है किसी देश में एक समस्या विद्यमान है, एक नहीं है। अब जैसे देखिए संसाधनों का कमी का मतलब क्या होता है। जैसे कोई छात्र है, स्टूडेंट है, अगर उसको पढ़ाई करना है तो उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, कापी किताब। बेसिक रूप से लैपटॉप ना हो तो भी चल जाएगा, बुक्स तो होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए लिखने के लिए, और लाइट वगैरह की चीज़ें व्यवस्था भी होनी चाहिए रात में पढ़ने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर यही नहीं है तो उसको माना जाता है संसाधनों की कमी है, संसाधनों का अभाव है। तो जब तक वो संसाधनों की उसकी आपूर्ति नहीं कराई जाएगी, आवंटन नहीं कराया, तब तक कोई कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो पहली बात तो देश में संसाधनों की कमी हो सकती है, मतलब जल, तेल, यूरेनियम, ठीक है, पूंजी की भी कमी संसाधनों की कमी में माना जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो कमी मानी जाती है, उस कमी को अगर आप पूरी कर दे रहे हैं तो संसाधनों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये करना आसान होता है, ये संसाधनों की पूर्ति करना ये आसान होता है। कैसे आसान होता है? अगर मान लीजिए आपके पास यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम आपके यहाँ उत्पादन नहीं होता है, तो आप इसका क्या कर लेंगे? अन्य देशों से कर लेंगे आयात। जैसे कि किसी दूसरे देश से, जैसे रसिया से जो है इंडिया मंगवा ले, रसिया से जो है यूरेनियम मंगवा ले इंडिया। अब यूरेनियम जब रसिया से इंडिया आएगा तो उससे आप चाहिए तो बम भी बना सकते हैं, चाहे तो ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इन सब मामलों में सकारात्मक रूप से उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं हम। बात समझ में आ रही ना? तो ये तो चीज़ आसान है। अगर आपके देश में संसाधन नहीं है तो संसाधनों की पूर्ति के लिए सरकार ने इंडिया में बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, जैसे कि आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया,
अब मेक इन इंडिया क्या करता है? मेक इन इंडिया कहता है कि भारत में बनाइए। बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, उनको भारत की गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है कि आप भारत में बनाइए। आप भारत में अगर कंपनी उसी का अपनी कंपनी का, जैसे एप्पल कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, अगर मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत सरकार उसको मोटिवेट करे कि आप भारत में अपना एक ब्रांच खोलिए, अपना एक फैक्ट्री खोलिए, स्थापना कीजिए, तो भारत में जब वो अपना प्रोडक्शन करेंगे तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के उनको रोजगार मिल जाएगा, और साथ साथ भारत सरकार को भी टैक्स मिलेगा। तो पूंजी निर्माण भी यहाँ हो रहा है, भारत सरकार को लाभ भी हो रहा है और लोगों को रोजगार भी हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर मेक इन इंडिया के माध्यम से संसाधन की हमें जो है प्राप्ति हो रही है। संसाधन का मतलब आप मान सकते हैं कि जो रोजगार मिल रहा है, रोजगार जिससे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, रोजगार मिल जाएगा और सरकार को टैक्स मिल जाएगा, सरकार को धन, ठीक है, पूंजी भी प्राप्त होगा। तो यही हमारे लिए संसाधन हो जा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी योजना चली, मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो संसाधनों की प्राप्ति कराने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे खतरनाक चीज ये है, थोड़ा सा एक कठिन काम होता है। जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे के पास सब कुछ है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, बुक्स हैं, नोटबुक हैं, पेन है, सब कुछ है, उसके पास व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी उसका वो सही प्रयोग करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। लाइब्रेरी जाने का भी तुम्हारे पास पैसा है, कोचिंग जाने का भी पैसा तुम्हारे पास है, किताब खरीदने का पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास संसाधन तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन उन संसाधनों का उचित प्रबंधन कैसे करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आपको नहीं पता, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और जिनको पता होता है ये चीज़, वो कम संसाधनों में ही बहुत कमाल कर जाते हैं। जैसे कुछ लोग होंगे वो फटी पुरानी किताबों से ही पढ़ करके डीएम एसडीएम बन गए होंगे, और कुछ लोग होते हैं उनको नई नई किताबें मिले, हर प्रकार की किताबें मिल जाए, कोई किताब की जरूरत हो तुरंत मिल जाए, उनको फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं वो। तो बस वही वाली बात है। तो देश में संसाधनों की कमी है, तो संसाधनों की पूर्ति तो हो सकती है, जैसे मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चला करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली समस्या विद्यमान है कि उचित आवंटन ही नहीं हो पा रहा है, तब दिक्कत है, तब ये ज्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है। इससे हमारे जैसे इंडिया है, इंडिया में संसाधन जो है मतलब भर के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हमारे पास मतलब भर के हैं, लेकिन समस्या दूसरी वाली है, उचित आवंटन न हो पाना। पर्याप्त संसाधन हमारे पास है, बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा है अमेरिका के जैसे, लेकिन इंडिया में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। अगर उसका उचित प्रबंधन कर लिया जाए, उचित आवंटन कर लिया जाए, तो हम लोगों का, भारत की जनता का कल्याण हो जाएगा, अधिकतम कल्याण हो जाएगा। लेकिन यही नहीं हो पाता है। अब ये उचित कल्याण करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कैसे, आपको हर चीज का एग्जांपल दे रहे हैं हम। मेक इन इंडिया जो है संसाधनों की कमी करने का जो है एक प्रकार समझिए, उसके लिए चलाएगा, उस उद्देश्य से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कहता है कि मिट्टी की जांच करके ये पता लगाया जाए कि उस विशेष मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। अब बात समझिए, थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। इसका जांच करने का मतलब ये होता है, जैसे मिट्टी है, अगर उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी कोई बो दे, किसी भी मिट्टी में कोई भी कुछ भी बो दे रहा है, तो हर प्रकार की खेती के लिए हर प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। और किसी भी मिट्टी में कोई भी फसल बो दोगे तो उत्पादन नहीं होगा बढ़िया से। तो उसी मिट्टी का बढ़िया प्रयोग करके हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें ये पता हो कि उस विशेष मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं कि देखें इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, पोटास की कमी है, सल्फर की कमी है, किसकी कमी है, चूना की कमी है। तो उस विशेष मिट्टी की जांच करके ये पता लगाया जा सकता है स्पेसिफिक रूप से कि इसमें और क्या डाल दिया जाए मिट्टी में, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिससे उत्पादन प्रोडक्शन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर वैसे ही बो दिए, बिना मिट्टी की जांच कराए बो दिए, तो जो होना होगा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन उसी मिट्टी की जांच करवा करके बढ़िया से काम करवा, जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति का दवाई करवाए हैं, तो वैसे अंदाज की दवाई करवाएंगे तो दवाई काम करेगा, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप चेकअप पहले करवा लीजिए, आप टेस्ट करवा लीजिए, फिर बीमारी का पता लगाने के बाद आप दवाई करेंगे, आप तुरंत आपका फायदा करेगा। तो बस वही वाली बात है कि हमारे पास जमीन जो है उसको भी तो संसाधन है, उसका उचित प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। मिट्टी की जांच कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मिट्टी की जांच कर लीजिए, जांच करने के बाद जो भी समस्या निकले उस समस्या की पूर्ति करके उसमें थोड़े से जमीन में ही आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है संसाधनों का उचित आवंटन करने का। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा कि मिट्टी की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और उस पोषक तत्वों की कमी को भर करके हम थोड़े से जमीन में ही अधिकतम प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो है स्किल इंडिया, एक प्रोग्राम चला गया है स्किल इंडिया। अब हमारे देश में जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, हर युवा में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन बस ये पता नहीं होता है कि कौन से युवा में कौन सी प्रतिभा जागृत हो सकती है, कौन सा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। तो सरकार ने चलाया हुआ है स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया हुआ है,
इसमें नौजवानों को स्किल्ड बना करके, उनको गुणवान बना करके, कुछ सिखा करके उनकी जो क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं का पॉजिटिव प्रयोग किया जाता है, जिससे वो अपनी क्षमता, जैसे किसी को अगर बढ़िया लगता है मोबाइल बनाना, उसका इंजीनियर बनना बढ़िया लगता है तो मोबाइल बनाना सीखे, वो उसी में काम करे, आगे बढ़े। वो किसी को टीचिंग पसंद है तो टीचिंग में वो अपना आजमाए, किसी को एक्टिंग पसंद है तो एक्टिंग में अपना आजमाए, या बहुत सारी चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो तमाम ऐसे काम हैं। जिस नौजवान को जो कार्य पसंद है उस कार्य में अपनी स्किल डेवलप करके वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा कर सकता है। वो अच्छा करेगा तो देश भी धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो लोगों को, नौजवानों को स्किल्ड करना इसका है। तो ये भी संसाधन, जो नौजवान है वो हमारे देश के मानव संसाधन के रूप में है। किसी देश में अगर नौजवान ज़्यादा हैं, स्किल्ड नौजवान ज़्यादा हैं, गुणवान लड़के ज़्यादा हैं, तो वो भी एक संसाधन माना जाता है। ठीक है, और भारत को युवाओं का देश कहते हैं। भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि चाइना वगैरह में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनकी जो आबादी उसमें बुजुर्ग ज़्यादा है। हमारे इंडिया में जो आबादी है उसमें नौजवान ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए सकारात्मक बात है। नौजवान ज़्यादा है तो नौजवानों की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा करेंगे तो हम लोग विकास करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये सब आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ये पहली वाली समस्या तो थोड़ी हल्की समस्या है, इसकी तो पूर्ति हम कर सकते हैं आयात करके चीज़ों को, लेकिन दूसरी समस्या थोड़ी गहरी समस्या है। लेकिन इसको भी सही करने के लिए हमारे देश में योजनाएं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर देश में मौजूद सरकारें जो होती हैं वो चेंज होती हैं तो संसाधनों के आवंटन का तरीका भी चेंज हो सकता है। तब जैसे पिछली सरकारें कुछ पेंशन दे रही थी, अब वर्तमान की सरकार पेंशन नहीं दे रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब पिछली सरकार को लग रहा था कि पेंशन देना जरूरी है, उस फील्ड में किसी विशेष सेवा में पेंशन देना जरूरी है, लेकिन अब वर्तमान सरकार को नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है तो नहीं दे रही वो। तो मामला चेंज हो सकता है। सरकार के बदलने से आवंटन का तरीका, जन कल्याण करने का तरीका, पॉलिसी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग ऐसी चीज़ों को नोट किया करिए, जब मैं कोई चीज़ बोला करूँ उसको आप धीरे धीरे रोक करके उसको नोट कर लिया करिए, एक लाइन। चलिए हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। चलिए अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो यहाँ पर हम देखो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं उनको हम बहुत आधारों पर बांट सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल एक आधार पर बांट रहे हैं, सरकार की भूमिका के आधार पर। अगर सरकार की भूमिका, कौन से इकोनॉमी में सरकार की भूमिका ज्यादा होती है, कौन से में कम होती है, अगर ये आधार बनाए हम बांटने का, सरकार की भूमिका के आधार पर, अगर हमारा बांटने का आधार यह हो तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला हम कह सकते हैं समाजवादी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक, दूसरा आप कह सकते हैं पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी का नाम है कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अगला होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। अगला होता है साम्यवादी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट। ठीक है, तो इन्हीं चारों चीज़ों को आज हम समझेंगे अपनी क्लास में, जो है इन्हीं चारों चीज़ों को समझेंगे। ठीक, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को बांटने का आधार लिए हुए हैं सरकार की भूमिका। ठीक है, तो अगर किसी देश में सरकार मुख्य भूमिका में हो, जैसे ये कोई देश है, यहाँ पर बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि रेलवे, बस, रोडवेज, बाजार है, एयरपोर्ट्स हैं, जो भी क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है, अगर हवाई टिकट यात्रा है, हवाई से यात्रा कर सकते हैं जहाज से हम, वो भी आर्थिक क्रिया है। अगर बसें चल रही हैं तो भी आर्थिक क्रिया है। अगर ट्रेनें चल रही हैं वो भी आर्थिक क्रिया है। अगर कहीं शॉपिंग मॉल है, सड़क, अस्पताल है, सिनेमा हॉल है, सब क्या आर्थिक क्रिया है। ठीक है, कंपनी चलाना आर्थिक क्रिया है, शोरूम चलाना आर्थिक क्रिया है, तमाम चीजें ये सब आर्थिक क्रिया है। तो अगर किसी देश में सरकार मुख्य भूमिका में हो और वहां पर वस्तुओं का जो
कीमत है, कीमत है उसका सरकार तय करे, सरकार निर्धारित करे, तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके जो विचारक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। और वैसे एक जो है होती है, एक विचारधारा होती है सोशलिज्म, सोशलिज्म जिसको बोलते हैं समाजवाद, समाजवाद। ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसे समाजवाद से ही प्रेरित है, सोशलिज्म से प्रेरित है। समाजवाद का अभिप्राय क्या होता है? समाजवाद का अभिप्राय होता है कि अधिकतम जन कल्याण करना, अधिकतम जन कल्याण करना, जन कल्याण करना, इसका उद्देश्य होता है। मतलब ऐसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है जहां पर वहां की जनता थोड़ी कमजोर हो। बात समझ में आ रही ना? जनता अगर कमजोर है तो उसका भला कैसे होगा? अगर वहां पर खुले रूप से छोड़ दिया जाएगा कि जो जो आदमी जो अपना व्यापार कर पाए कर ले, तो ऐसे में तो अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो वही बात है, जैसे 4 बच्चे हों और चारों बच्चों में 2 बच्चे कमजोर हों, 2 बच्चे मजबूत हों, और माता पिता खुली प्रतियोगिता का माहौल बना दें, कह दें कि जो जिसको हरा पाए हरा दे, जो जिसको जिस पे जीत हासिल कर पाए जीत ले। तो ऐसी स्थिति में तो जो कमजोर बच्चा है वो दबा दिया जाएगा, उसको सताया जाएगा, वो आर्थिक रूप से दब जाएगा आर्थिक रूप से, और जो मजबूत बच्चा है वो और मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन ना हो, इसलिए देश में सबकी आर्थिक समानता लाने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है। यह एक मॉडल है अर्थव्यवस्था का जिसमें सरकार केंद्रीय भूमिका में होती, सरकार के हाथों में लगभग सब कुछ होता है, सब कुछ लगभग। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार मुख्य भूमिका में होती है। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसे हम कमांड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का कमांड होता है इस पे, सरकार का कमांड होता है, सरकार प्लानिंग करती है और तब चलाती है अर्थव्यवस्था को। तो इसको इसलिए इसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड या फिर कमांड इकोनॉमी, क्योंकि सरकार सब कुछ कर रही है। अगर सरकार सब कुछ ना करे तो फिर वही बात हो जाएगी, जंगल राज वाला मामला थोड़ा सा होगा, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो है आर्थिक क्रिया करने के साथ साथ, आर्थिक क्रिया तो करती ही है, साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखती है। अब आर्थिक क्रिया का मतलब अगर सरकार जो है बस चलाने लगे, बस चलवाए, जैसे रोडवेज है, रोडवेज, ट्रेन चलवाए, ठीक है, जहाज यात्रा, ये सब सरकार का ही काम हो, पुलिस भी सरकारी हो, सेना भी सरकारी हो, अस्पताल भी सरकारी हो, अस्पताल भी सरकारी हो, सब कुछ सरकारी हो। जहां पर सब कुछ सरकारी हो उसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहां पर कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती है। आप इसको लिख लीजिएगा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में निजी तौर पर आर्थिक क्रिया करने की छूट न हो उसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर समस्त आर्थिक क्रियाएं सरकार करती हो और जहां पर समस्त वस्तुओं का मूल्य सरकार तय करती हो, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों का अधिकतम जन कल्याण करने का उद्देश्य होता है, क्योंकि यह समाजवाद से प्रेरित है। अधिकतम जन कल्याण करने का मतलब यह होगा, अगर किसी देश में थोड़ी सी चीज़ों को हम यहाँ मिटा रहे हैं, इसको आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। अगर किसी देश में किसी देश में मान लीजिए अपने यहाँ ही इंडिया में ही बस चलती है, अपने यहाँ मिक्स्ड है लेकिन बता रहे हैं, मान लीजिए बस चलाई जा रही है। अगर सरकारी बस है, ये सरकारी बस है, तो इसमें अगर 4 सवारियां भी बैठी होंगी ना, 4 सवारी, तो भी ये चली जाएगी, तो भी ये जहाँ जाना है इसको जाएगी, रुकेगी नहीं। और अगर यहीं कोई निजी बस है, प्राइवेट है, निजी, अगर इसमें 10 सवारियां भी बैठी होंगी ना तो भी ये रुकी रहेगी, क्योंकि उनको बस को फुल करना रहेगा। जब तक वो बस को फुल नहीं कर लेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका घाटा रहेगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण करने के साथ साथ अगर लाभ कमा पाती है तो लाभ कमाती है, लेकिन जनता का कल्याण उनका मुख्य उद्देश्य होता है, जनता का कल्याण करना। और जनता के कल्याण करने के मामले में समाजवादी अर्थव्यवस्था को कई बार सरकार को घाटा भी लगता है। अगर 4 सवारी ही बैठा करके लेके जा रही है, वो सवारी जो है बस चली गई, तो वहां तो घाटा ही लगना है, फायदा कहाँ से आएगा। तो
जहाँ पर समाजवादी टाइप की कुछ चीजें होती हैं, सरकारी चीज होती है, सरकारी चीज में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। अब इंडिया का रेलवे में, रेलवे सरकारी है तो सरकारी में कभी फायदा होता है कभी घाटा होता है, रोडवेज सरकारी कभी फायदा कभी घाटा। कभी कभार देखो रोडवेज में पूरी सवारियां भरी होती है, एकदम खचाखच भरा हुआ है तो फायदा हो जाएगा, और कभी कभार देखो कि एकदम 2 सवारी 3 सवारी बैठे हुए हैं, खाली ही जा रही बस एकदम बढ़िया, यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। अगर पूरी सवारी भरने का इंतजार किया जाता तो फिर जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार कहते हैं जन कल्याण करो, इनका भला करो, इनको टाइम में पहुंचाओ, भले ही खाली जाना पड़े तो खाली चली जाती है, थोड़ा घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य होता है जन कल्याण, लेकिन यहाँ पर घाटा भी हो सकता है। जबकि कोई चीज निजी होगा तो वो जो है वहाँ पर फायदा ही फायदा रहेगा। ये लोग फायदा ही ध्यान में रख के काम करते हैं। तो अगर यहाँ 10 सवारी होंगे ना तो लेके जाएगा ही नहीं, बोल देगा हम इसमें घाटा है, नहीं ले जाएंगे, पूरा भर जाएंगे तो जाएंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आपको समाजवादी समझ में आ गया होगा। समाजवादी के मतलब जहाँ पर पूरी तरीके की सिस्टम सरकारी चीजें, सारी चीजें सरकारी हों। कंपनी चलाना है, ऊर्जा बनाने की कंपनी सरकारी कंपनी है, ट्रेन चलाना है सरकारी है, बस चलाना सरकारी है, ठीक है, रिक्शा चलाना सरकारी है, हर चीज सरकारी हो तो थोड़ा सा यहाँ पर एक माहौल बन जाता है। कौन सा माहौल? यहाँ पर माहौल लाइसेंसिंग का बन जाता है। लाइसेंसिंग, हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ने लगती है। अगर कोई काम करना रहेगा आपको ना तो लाइसेंस वगैरह लगेगा, सरकार क्योंकि परमिशन नहीं देगा, सरकार क्योंकि सरकार का उस पर आधिपत्य है, अधिकार है, तो सरकार से लाइसेंस लो। अगर लाइसेंस मिल गया तो करो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हो, सरकार करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो यहाँ खुली प्रतियोगिता का माहौल नहीं होता है समाजवादी में, क्योंकि यहाँ सरकार केंद्रीय भूमिका में है, सेंट्रली प्लान होता है, कमांड इकोनॉमी होता है, ठीक। और ऐसी इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है? समाजवादी इकोनॉमी कहाँ पर है? रसिया। रसिया में मुख्य रूप से यह है, बड़े देश का ही नाम लेते हैं, ठीक है। तो रसिया मुख्य रूप समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर सरकार सब कुछ करती है, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद को देखेंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो पूंजीवाद का मतलब ये होता है जहां पर खुली बाजार व्यवस्था हो। पूंजीवाद का मतलब ये होता है जहां पर कुछ भी सरकारी ना हो, ठीक है, कुछ भी सरकारी ना हो, अर्थात यहां वस्तुओं की कीमत सरकार नहीं तय करती है। यहां पर वस्तुओं की कीमत जो होती है वो बाजार तय करता है, बाजार तय करे। और बाजार क्या होता है? मार्केट क्या होता है? मार्केट, आप इसको लिख सकते हैं, मार्केट किसे बोलते हैं? मार्केट में आप लिख सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां वस्तुओं की खरीद और बिक्री हो उसे मार्केट कहते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए दुकान होना जरूरी नहीं है, दुकान होना जरूरी नहीं है। अब जैसे आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो ऑनलाइन आपका ऑनलाइन बाजार है, आप और चीज़ों को ऑर्डर करेंगे, आपके घर डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो दुकान की जरूरत नहीं है, उसमें लाभ कमा रहा है, बेचने वाला लाभ कमाता है और उपभोक्ता अपना वस्तु प्राप्त करता है, उपभोग करता है। इसमें मार्केट में जरूरी नहीं दुकान खोल कर बैठना पड़ेगा, दुकान खोल बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। पहले के ज़माने में सब चीज़ें होती थी, आजकल ज़माना हाईटेक हो गया है, सब साइंटिफिक, सब सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो ऑनलाइन बाजार चल रहा है। आप मोबाइल से ऑर्डर कीजिए, आपके घर सामान पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाजार तय करेगा। अब बाजार बाजार किस तरीके से तय करता है वस्तु का मूल्य? बाजार कैसे तय करेगा? बाजार तय भी करेगा तो वो 2 चीज़ों को ध्यान में रख के तय करेगा, एक मांग और एक पूर्ति। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाजार तय करता है, ठीक है। क्या चीज़? जैसे बात समझिए, अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में खूब ज़्यादा मांग चल रहा है गर्म कपड़ों का। तो अगर गर्म कपड़ों का डिमांड ज़्यादा है तो पूर्ति बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पूर्ति बढ़ नहीं पाई तो उसका कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि भाई सामान अगर मार्केट में स्वेटर बन के ना आए, कंपनियां ना बनाएं, कंपनियां उतना सामान पूरा ना कर, जितना डिमांड है उतना पूरा ही ना कर पाएं, तो फिर कीमत क्या होगी? कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर बाजार में 100 स्वेटर ही है और डिमांड है 200 स्वेटर की, तो कीमत बढ़ा के बेचेगा बेचने वाला, ठीक है। और अगर बाजार में 500 स्वेटर है और खरीदने वालों की संख्या मात्र 200 है, तो जो 300 स्वेटर ज़्यादा पड़ा है उसको दुकानदार बेचना चाहेगा, तो कीमत डाउन हो जाएगी। इस तरीके से होता है मांग और पूर्ति का संबंध। अगर मांग ज़्यादा हो, पूर्ति कम, तो कीमत बढ़ जाता है। आप नोट करें चीज़ों को। अगर मांग ज़्यादा हो और कीमत कम, मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम, मतलब वो चीज़ें बन ही कम रही हैं, उसका उत्पादन ही कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कीमत ज़्यादा होता है। और अगर मांग कम हो, पूर्ति ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में कीमत जो है बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आ रही ना, ठीक। कीमत कम कब होगा?
जब सामान ज़्यादा बन जाए और खरीदने वाले है ही नहीं, मांग ही नहीं है, ठीक है। जैसे गर्मी के महीने में, स्वेटर की डिमांड कौन करता है? कोई नहीं। तो कीमत गर्मी के महीने में अगर स्वेटर लेने का सस्ते मिल जाएगा, बात समझ में रही ना, ठीक है। और ठंडी के महीने में थोड़ा महंगा होगा, क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो पूंजीवाद ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर वस्तुओं की कीमत बाजार के द्वारा मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है, और यहाँ बाजार मुख्य भूमिका में होता है। बाजार ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो विचार दिया हुआ है वो इन्होंने दिया हुआ है एडम स्मिथ ने दिया हुआ है, ठीक है। इसके विचारधारा, इसके जो विचारक हैं वो एडम स्मिथ हैं। और ऐसी जो है अर्थव्यवस्था में खुली बाजार प्रतियोगिता होती है, खुली बाजार प्रतियोगिता होती है। अब इसका मतलब क्या होगा? खुली बाजार प्रतियोगिता का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है, इसका नाम ही है पूंजीवाद। जिसके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा बिजनेस करे, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस न करे, नौकरी करे, लेकिन चीजें सारी प्राइवेट होंगी, सारी चीजें प्राइवेट। जैसे अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है। तो अगर इसमें बड़ा बनने की भी छूट बहुत जल्दी, अगर आपको छूट होती है कि आपके अंदर अगर स्किल है तो आप बड़ा बिजनेस बन जाएं, लेकिन बस वही बात है, इसमें गरीब लोगों के लिए भला का काम कोई नहीं होगा। इसमें सारी चीजें महंगी होती हैं, तो जो बहुत गरीब लोग हैं उनको कोई छूट नहीं मिलती है। तो पूंजीवाद में आप एक पॉइंट और नोट करिएगा, गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। ये इसकी समस्या है। जबकि समाजवाद में गरीबों की सहायता करके उनको बढ़ाया जाता है, आगे उठाया जाता है, और भी बराबरी पाने का प्रयास करते हैं। हालांकि समाजवाद के द्वारा भी आर्थिक विषमता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हमेशा लोग बराबर मात्रा में अमीर नहीं रहेंगे, कम ज्यादा रहेंगे, तो वो तो खत्म नहीं हो सकता समाजवादी द्वारा भी। लेकिन समाजवादी द्वारा आर्थिक विषमता को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, खत्म नहीं, कम किया जा सकता है। यहाँ पर आर्थिक विषमता को ऊंच नीच जो है, आर्थिक रूप से जो ऊंच नीच है, बड़े छोटे हैं, उनको कम करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जो बढ़िया सामान बना पाएगा उसका बिकेगा। यहाँ पर खुली प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि जो जितना अच्छा बना पाए, अपने स्किल का, अपने हुनर का प्रदर्शन करे, जो जितना अच्छा बना पाएगा उतना अच्छा उसका बिकेगा सामान। तो उसमें सरकार के बोलने की जरूरत नहीं होती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बात तो समझ में आ रही ना। तो इसमें थोड़ा सा गुणवत्ता अच्छी मिल जाती है, किसी चीज की गुणवत्ता अच्छी मिल जाती है, लेकिन चीजें महंगी होती हैं क्योंकि खुली प्रतियोगिता है। तो जिसका जो मन कर रहा है वही रेट ले रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। जबकि समाजवादी में जो है आप देखते थे कि सरकार तय कर देते थे मामला, ठीक, इतना रेट में आपको बेचना है। यहाँ पर जब सारी चीजें प्राइवेट है, अब प्राइवेट को अधिकतम लाभ, जैसे अगर रेलवे प्राइवेट हो जाए तो उसको तो जितना मन करेगा उतना टिकट लगा देगा। अगर जो टिकट सरकारी में 500 में होगा, वो जैसे प्राइवेट होगा तुरंत 800 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, क्योंकि उसको लाभ कमाना है। वो तो घाटे सौदा करेगा नहीं, वो तो सीधे फायदा सौदा करेगा, तो उस चीज़ों को महंगा कर देगा, ठीक है। जैसे BSNL ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। तो अगर ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है तो इसका सिम सस्ता होता है, इसका रिचार्ज सस्ता होता है। हालांकि इंडिया में अभी हो जाता है, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सस्ता है, ठीक है। और अगर वहीं जियो देख लो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब देख लो, तो इनका टेलीकॉम कंपनियों का जो है महंगा होता है। बात समझ में आ रही ना। इनका महंगा क्योंकि प्राइवेट है, ये इनको लाभ कमाना है। तो पूंजीवाद का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, समाजवाद का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, जन कल्याण करने के साथ साथ लाभ कमाना होता है। लेकिन यहाँ ओनली लाभ कमाना ही उद्देश्य है, यहाँ पर कोई जन कल्याण करने का उद्देश्य नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका में है, बड़े देशों का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई पूंजीवादी क्या होती है, आप चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे। पूंजीवाद के बाद अब हम लोग समझेंगे मिश्रित समझेंगे। मिश्रित का मतलब ये होता है कि जहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण हो। मिश्रित का मतलब किसका मिश्रण? समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी का मिश्रण हो। अब देखिए हमारे इंडिया में ऐसी ही अर्थव्यवस्था विद्यमान है। इंडिया में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकारी होती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, निजी होती हैं। सरकारी में जैसे देखो BSNL है टेलीकॉम कंपनी, वहीं प्राइवेट में जियो, ठीक है, VI, वोडाफोन, आइडिया, ये सब बहुत सारे। तो ये सब सरकारी कंपनियां ऐसा प्राइवेट है, दोनों को साथ साथ, जहां दोनों व्यवस्था साथ साथ विद्यमान हो, ठीक है, जहां पर दोनों व्यवस्था साथ साथ विद्यमान हो। और इसके जो विचारक हैं वो हैं J.M. कीन्स, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचारक हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इस अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद के भी लक्षण होते हैं, पूंजीवाद के भी लक्षण होते हैं। मतलब यहाँ पर
कुछ चीज़ों का मूल्य, यहाँ पर कुछ चीज़ों का मूल्य सरकार तय करती है और कुछ चीज़ों का मूल्य बाजार तय करता है। हर चीज़ का मूल्य सरकार नहीं तय करेगी, हर चीज़ का मूल्य बाजार नहीं तय करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मूल्य सरकार तय करेगी, कितने बेचना है इससे आगे पीछे नहीं बेच सकते हो। और बहुत सारी चीज़ों का जैसे सब्जी, दाल, चावल, आटा, ये सब इनका मूल्य बाजार तय कर देता है मांग पूर्ति के अनुसार। अगर मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो रेट उसका ज़्यादा रहेगा। अगर मांग जो है कम है, पूर्ति ज़्यादा है तो रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब टमाटर ज़्यादा पैदा होता है, टमाटर खाने वाले लोग कम होते हैं तो बहुत सस्ता बिकता है 20 रुपये किलो, और वही टमाटर की पूर्ति कम हो जाए, मतलब कम पैदा हो और खाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएँ तो बड़ा बड़ा महंगा हो जाता है, 70-80 रुपये किलो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, मिश्रित का मतलब ये होता है यहाँ पर सरकारी चीज़ें भी होंगी और प्राइवेट चीज़ें भी होंगी। सरकार यहाँ पर जो होती है वो आर्थिक क्रिया करती भी है, थोड़ी सी यहाँ पर आर्थिक क्रिया भी करती है सरकार। आर्थिक क्रिया का मतलब ये जैसे बीएसएनएल कंपनी चला रही है सरकार, सरकार जो है सरकारी कंपनी है, बीएचएल कंपनी है, एनटीपीसी है, ये सब कंपनियां चला रही है सरकार, अपने नाम चला सरकारी कंपनियां हैं, तो इनका मतलब क्या है, ये आर्थिक क्रिया ही तो कर रही है सरकार। सरकार रेलवे चला रही है, सरकार अपना रोडवेज की बस चलवा रही है, तो ये आर्थिक क्रिया ही होता है कि सरकार कुछ अपना भी काम करे। ये इनका अपना का सरकार का काम है, लाभ कमाने लिए कर रहे हैं, और कुछ निजी काम भी हो रहा है देश में। तो जो सरकारी काम हो रहा है और जो निजी काम हो रहा है, इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखने का काम होता है सरकार का। जैसे ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है तो इसके नियंत्रण के लिए एक संस्था है, ट्राई है, ट्राई। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक अपना संस्था है ट्राई जिसको बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो ट्राई है ये बीएसएनएल के ऊपर भी नियंत्रण करेगी, ये जियो, वोडाफोन, आइडिया सबके ऊपर नियंत्रण करेंगे। जैसे बैंक दो प्रकार होते हैं अपने इंडिया में ही, देखो बैंक दो प्रकार के हैं। तो एक होते हैं सरकारी जैसे बीओबी हो गया, बीओबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब। इधर देख लो प्राइवेट बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट बैंक हैं। तो दोनों प्रकार के बैंक देश में है, लेकिन इन सभी प्रकार के बैंकों को कौन नियंत्रित करता है, कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेट करने का काम होता है आरबीआई का। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को रेगुलेट करेगा, तय करेगा। तो सरकार यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रिया भी करती है और साथ साथ नियामक के रूप में भी भूमिका निभाती है। मतलब प्राइवेट और निजी दोनों चीजों को, प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजों को जो है नियंत्रण स्थापित करना, उन पे, उस पर काबू पाना। ये नहीं कि काबू से बाहर हो जाए, कुछ भी करें वो लोग। ठीक है, अगर ये इस पर ट्राई वगैरह का जो है नियंत्रण ना हो तो जियो, वोडाफोन, ये सब पता नहीं कितना रेट लगा दे अपना, पता नहीं कितने रिचार्ज बेचें, तो नियंत्रण है तो चीजें कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये सब बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, समाजवादी में सरकार आर्थिक क्रिया पूरी तरीके से करती है, साथ साथ नियम बनाने का काम, नियम लागू करने का भी सरकारी करती है। पूंजीवाद में सरकार आर्थिक क्रिया पूरी तरीके से छोड़ देती है, आर्थिक क्रिया नहीं करती है। सरकार जो जनता पर छोड़ देती है कि जो जिसका जो बिजनेस बनता है वो बिजनेस कर ले। खाली कानून व्यवस्था बनाने को जो है मजबूत करने का जोर देती है पूंजीवाद में। जबकि मिश्रित में आर्थिक क्रिया भी करना है और साथ साथ जो है कानून व्यवस्था को भी मजबूत करना होता है, क्योंकि सरकार धंधा भी करेगी, पैसा भी कमाएगी और लोगों का भला भी करेगी। तो यहाँ दोनों काम होता है। ठीक है, यहाँ इंडिया में ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जा रही है। ठीक, आशा करते हैं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। साम्यवादी जो अगला है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट जो होता है समाजवाद का बढ़ा हुआ रूप ही साम्यवाद है। समाजवाद में समस्त संसाधनों पर अधिकार जो होता है वो सरकार का होता है, सरकार तय करती है कि कौन सी जगह पर क्या होगा। लेकिन साम्यवाद जो होता है उससे थोड़ी खतरनाक विचारधारा साम्यवाद है। साम्यवाद में संसाधन पर अधिकार तो सरकार का होता ही है, साथ साथ मानव संसाधनों पर भी, मानव श्रम पर भी नियंत्रण जो होता है सरकार का ही हो जाता है। अर्थात सरकार डायरेक्शन देती है कि कौन से लोगों को कौन सा काम करना है, कौन सा रोजगार अपनाना है, उनको किस दिशा में काम करना है, और संसाधनों पर तो पूर्ण अधिकार होता ही है। तो यहाँ पर जहाँ पर संसाधन के साथ श्रम पर भी सरकार का अधिकार हो जाता है, सरकार का अधिकार हो जाए उसे बोलते हैं साम्यवाद। ये थोड़ी खतरनाक बात है, यहाँ पर आज़ादी कम होता है। भाई हम पढ़ लिख के बड़े हुए, अब हमें मन कर रहा है कि हम विदेश में जाके काम करें, तो हमें सरकार क्यों रोके? जहाँ पर कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाता है, आप खुले तरीके से जो मन के वही नहीं कर सकते हो। यही दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा तानाशाही टाइप का व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की आज़ादी कम होती है, लेकिन इनका भी अपना एक अपना मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं हमारा सही है। तो ऐसी जो होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था चाइना में है और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में है, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में है। यहाँ पर जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है कि सरकार सब कुछ ही करेगी, माई बाप होगी सरकार, सरकार मतलब माई बाप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हुआ हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।